ठीक है, आज का टॉपिक है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करेंगे, इसका बैकग्राउंड कि जब डीएनएस नहीं था तब क्या था, जब डीएनएस आया उसका बेनिफिट क्या है, और डीएनएस का स्ट्रक्चर क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज़ किया है, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है। ठीक है, नेम रेजोल्यूशन किस तरह होती है। तो डीएनएस नाम से ही पता लग रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक का नाम और है डीएनएस सर्वर। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस करता क्या है, पहला क्वेश्चन ये है। तो डीएनएस बेसिकली करता है नेम आईपी रेजोल्यूशन। एक बात याद रखनी है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डीएनएस नेम को ही आईपी में रिजोल्व करता है। तो एक्चुअल में डीएनएस नेम को ही आईपी में रिजोल्व नहीं करता, वो तो करता है इसके अलावा आईपी को भी नेम में रिजोल्व करता है। इसके दो काम हैं, एक नेम को आईपी में रिजोल्व करना, दूसरा आईपी को भी नेम में रिजोल्व करता है। इसलिए डीएनएस क्या है, डीएनएस करता है नेम आईपी रेजोल्यूशन करता है। ठीक है, नेम इंटू आईपी और आईपी इंटू नेम दोनों करता है, रिवर्सेबल भी है। एक बात ये याद रखनी है। अब नेम से आईपी में रेजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है, वो आपको मुझसे अच्छा पता होगा कि आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स या सर्वर्स अवेलेबल हैं, और इंटरनेट पे जो जितनी भी कम्युनिकेशन है इंटरनेट की दुनिया में, उनमें कम्युनिकेशन सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है आईपी एड्रेसेस की बेस पे। जब भी आपने किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन होगी उसके साथ आईपी एड्रेस पे। जिस तरह आपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, मोबाइल फ़ोन की दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन किस बेस पे हो रही है, मोबाइल फ़ोन की जो मोबाइल नंबर है उसकी बेस पे कम्युनिकेशन हो रही है। तो जिस तरह आपने मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपके पास, आपने एक कॉन्टैक्ट सेव किए होते हैं, जब आप डायल करते हो एक्चुअल में तो नंबर डायल हो रहा होता है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए उसका नेम के साथ उसको सेव करते हैं, क्योंकि नेम हमें याद रखना, ये इंसान को याद रखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू नंबर जो है। इसी तरह आईपी एड्रेसेस भी याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट पे जितने सर्वर हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, आपको उनका आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। जब आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उसका आईपी रिक्वायर्ड, आईपी रिक्वायर्ड इसका मतलब उसका आईपी आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में हो, या आपने कहीं पे उसको अपने पास सेव करवा के रखो। तो बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरह जब इंटरनेट नया नया आया, आपको पता है इंटरनेट पे सर्वर बहुत कम अवेलेबल थे स्टार्ट में, नंबर ऑफ वेबसाइट्स थी बहुत कम, होस्ट थी 5 7 10 15 20 या हंड्रेड्स में लिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स, या जिनको हम गिनती कर सकते हैं जिन वेबसाइट की, इतनी कम वेबसाइट्स अवेलेबल थी। तो जब उन वेबसाइट्स को आपने एक्सेस करना होता था, आपको उनके आईपी एड्रेसेस याद नहीं होते थे, उनको बेसिकली एक फ़ाइल में सेव करवा दिया गया था जिससे कहते हैं होस्ट फाइल। ठीक है, एक्चुअल में तो बैकएंड पे कम्युनिकेशन किस बेस पे होनी है, आईपी की बेस पे। तो डीएनएस भी क्या करता है, बेसिकली डीएनएस अपने पास हमारी आसानी के लिए नेम सेव करके रखता है। जब हम डीएनएस को नेम देते हैं, वो पीछे आईपी में रिजोल्व करता है, और आईपी में आईपी की बेस पे हमें आईपी प्रोवाइड करता है, और ऑटोमेटिक पीछे से कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो एक डेटाबेस है बेसिकली, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब ये कि जब डीएनएस नहीं था तब क्या था, जब इंटरनेट नया नया आया अर्ली 1980s में, तो आपका तो नंबर ऑफ वेबसाइट बहुत कम थी। तो उसके लिए क्या था, आपको आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड थे उन वेबसाइट्स को। जब भी आपने किसी वेबसाइट को एक्सेस करना, उसका आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है। तो जब भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता था विंडोज़ का या लाइनक्स का, तो उसके अंदर एक होस्ट फाइल होती है। ठीक है, वो होस्ट फाइल क्या करती है बेसिकली, वो होस्ट फाइल भी नेम रेजोल्यूशन कर रही होती है। आपने जिस वेबसाइट पे जाना है उसका एड्रेस आपकी होस्ट फाइल में पड़ा होता था, वहाँ से वो रिजोल्व होता था और वो वेबसाइट ओपन हो जाती थी। लेकिन ऐसा ऐसा इशू क्या आना शुरू हो गए, इंटरनेट पे वेब सर्वर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू हो गए, तो उसके लिए उस फाइल का साइज़ ग्रो करता चला गया। जब इंटरनेट स्टार्ट में है, उसका नाम था आरपानेट। तो जो भी बंदा आरपानेट के साथ कनेक्ट होता था, वो होस्ट फाइल को वहाँ से डाउनलोड करता था फर्स्ट टाइम, और अपने पास सेव करवा लेता था। उस होस्ट फाइल के अंदर दुनिया में या इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स थी, सबके आईपी एड्रेस होस्ट फाइल के अंदर पड़े होते थे। इशू क्या था, कोई नया वेब सर्वर इंटरनेट पे आया, और इस होस्ट फाइल के अंदर जो आपने पहले से डाउनलोड की हुई पुरानी फाइल है, इसके अंदर उसका एड्रेस नहीं था, तो आप उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या था, आरपानेट ने अपने पास एक अपडेट सर्वर लगाया होस्ट फाइल को अपडेट करने वाला। उन्होंने कहा कि आप डेली बेसिस पे हर थोड़े दिनों बाद अपनी होस्ट फाइल को अपडेट करते रहो। उसका बेनिफिट कि इंटरनेट पे जितनी वेबसाइट्स होंगी आप उनको एक्सेस कर सकते हो, आपकी होस्ट फाइल अपडेट होती रहेगी। इशू क्या था, होस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते गए, इस फाइल का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया, इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी, उस फाइल को डाउनलोड करना और अपडेट करना डेली बेसिस पे या हर थोड़े दिनों बाद एक मुश्किल काम था। तो ये कंट्रोल से बाहर होता गया, क्योंकि वेब सर्वर तो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और अगर अपने फाइल को अपडेट नहीं किया, आप इंटरनेट की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, आप उनको नेम से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये फ्लॉप हो गया तरीका, किसी हद तक ये कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद रिलीज़ हुआ डीएनएस।
मीन सर्वर बाद में बताऊंगा मीन सर्वर क्या है बेसिकली। वो उसका डीएनएस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बताऊंगा कि डीएनएस करता है, इधर मैंने लिखा भी हुआ है, डीएनएस बेसिकली रेजोल्यूशन करता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम की। जब भी कोई आपने वेबसाइट एक्सेस करनी है वो क्या होगी, इस तरह से www.techlinks.com, इसे कहते हैं ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डोमेन नेम प्लस होस्ट नेम, ये होस्ट नेम है www, ये आगे डोमेन नेम है। जब ये डोमेन नेम प्लस होस्ट नेम बन जो से कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो इंटरनेट पे जितने सर्वर्स अवेलेबल थे, जितनी वेबसाइट्स अवेलेबल थी, आपको पता है डोमेन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। जब डोमेन रजिस्टर करेंगे तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बन जाता है। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को मीन सर्वर रिजोल्व नहीं करवाता, मीन सर्वर सिर्फ और सिर्फ रिजोल्व करवाता है प्लेन नेम को। दो तरह के नेम होते हैं, एक होता है प्लेन नेम, एक होता है FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। प्लेन नेम क्या है, लाइक मेरी मशीन का नाम क्या है, इधर मैं होस्ट नेम देखता हूँ। प्लेन नेम का मतलब एक सिंगल नाम, इसका होस्ट नेम आ रहा है MyPC, इसका मतलब ये प्लेन नेम है। इसको विन सर्वर रिजोल्व करवाया, इसको DNS रिजोल्व नहीं करेगा। DNS ने जब भी रिजोल्व करना है वो डोमेन नेम के साथ अपेंड करके या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजोल्व करेगा। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करता चला जो मैंने बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी के लिए DNS रिक्वायर्ड है। उसकी एक रीज़न ये बताई थी कि सर्विस रिकॉर्ड DNS के अंदर ऐड होती हैं, वहाँ से पता लगता है LDAP सर्वर ये है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हमारा ये है, उनके IP एड्रेस बताता है सर्विस रिकॉर्ड। दूसरा DNS क्या कर रहा होता है बेसिकली, जब भी आप किसी मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाते हो तो उसका नाम प्लेन नेम से कन्वर्ट होके FQDN में चला जाता है। पहले वो प्लेन नेम था, मेरी मशीन का नाम था MyPC, लेकिन जैसे ही मैं इसको डोमेन ज्वाइन करवाऊंगा इसका नाम बन जाएगा mypc.techlinks.com, जो भी डोमेन है, डोमेन नेम अपेंड हो जाएगा। अब वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम में कन्वर्ट हो गया। अब जितने क्लाइंट्स हैं उनका नाम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, उनका नेम FQDN बन गया। अब उनको रिजोल्व करवाना है तो आपके नेटवर्क पे DNS होना चाहिए, अगर DNS नहीं है आप रिजोल्व नहीं करवा सकते। जबकि विन सर्वर सिर्फ और सिर्फ MyPC को रिजोल्व करवाता है। विन सर्वर को आगे जाके देखेंगे। तो DNS अगर कोई पूछ ले, आप कहते हो DNS, कोई पूछता है DNS क्या करता है, आप कहते हो नेम IP रेजोल्यूशन करवाता है, हम नेम देते हैं वो IP बताता है। कोई कहता है किस नेम की, तो आपने कहना है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगर कोई कहता है कि प्लेन नेम की कौन रेजोल्यूशन करवाना है, फिर आगे जाके बताऊंगा नेट बायोस या विंस सर्वर, वो प्लेन नेम की रेजोल्यूशन करवा रहा होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब कि आपके जब भी डोमेन किसी मशीन को ज्वाइन करोगे उसका नाम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम हो जाएगा, और जब भी उस मशीन को आपने एक्सेस करना होगा उसके लिए DNS रिक्वायर्ड है। लाइक मेरी मशीन है, उसका नाम है mypc.tl.com, ये किसी नेटवर्क में लगी हुई है और इस नेटवर्क पे बैठे हुए दूसरे बंदे ने मेरी मशीन को एक्सेस करना है। जब तक मेरे नेटवर्क पे DNS नहीं होगा मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आगे रख के बताऊँगा प्लेन नेम से एक्सेस कर सकते हैं, हाल ही MyPC लिख तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी तो फिर भी आप रीचेबिलिटी होगी। लेकिन कंडीशन ये लगा दीजिए mypc-techlinks.com, मैंने इसी नेम से एक्सेस करना है, तो ये विदाउट DNS पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आप होस्ट फाइल में जाके एंट्री कर दोगे, आगे जाके बताऊँगा होस्ट फाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, फिर आप एक्सेस कर लोगे DNS के बगैर भी। अगर आप MyPC से हाल एक्सेस करना चाहते हो फिर वो नेटबायोस या विन सर्वर से होगा, लेकिन अगर आप इस नाम से एक्सेस करना चाहते हो तो फिर DNS के थ्रू होगा। तो इंटरनेट पे आपने जितने सर्वर्स को या वेबसाइट्स को एक्सेस करना है वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम से ही कर रहे होते हो आप एक्सेस। तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजोल्व क्या कौन करवाता है, या होस्ट फाइल जो फ्लोप हो गया तरीका, उसके बाद DNS आया और DNS फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को रिजोल्व करता है। अब ये क्या व्हाट इज DNS, ये आपको आइडिया हो गया, नेम IP रेजोल्यूशन करवाता है। अब DNS क्या, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। DNS की जो डाटाबेस है, आज की थ्योरी समझ लग गई आपको, ठीक है, गौर से सब सुननी है, इसका मतलब आपको DNS समझ लग गया, क्योंकि आगे सारी लैब्स हैं उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर होंगे फिर आगे की लैब समझ लगेगी। तो DNS की डाटाबेस क्या है, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, बहुत बड़ी डाटाबेस है और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। ये बात समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का क्या मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का मतलब है कि हर कंपनी अपना DNS सर्वर लगाएगी। कि शुरू में जब इशू आना शुरू हो गया कि होस्ट फाइल थी, ये सेंट्रलाइज फाइल थी, हर बंदा इसको डाउनलोड करता था, इसके अंदर हर दुनिया के जितने वेब सर्वर थे सबकी इन्फॉर्मेशन इसके पास पड़ी होती थी। जब इसका फाइल बहुत साइज होता चला गया तो उन्होंने DNS को इस तरह डिज़ाइन किया, उन्होंने कहा कि कंपनीज को, हर कंपनी लाइक गूगल है, यूट्यूब है, टेकलिंक्स है, XYZ ABC, कोई सी भी कंपनी, हर कंपनी अपना DNS सर्वर लगाएगी और अपने DNS सर्वर को मैनेज करेगी और उसकी ही रिस्पॉन्सिबल होगी वो कंपनी अपने DNS सर्वर को। तो जब हर कंपनी अपना DNS सर्वर लगाएगी, टेकलिंक्स ने अपना DNS सर्वर लगाया, गूगल ने अपना DNS सर्वर लगाया, यूट्यूब ने अपना DNS सर्वर लगाया, तो ये डाटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी।
तो टेकलिंक्स के जितने सर्वर थे उसकी इन्फॉर्मेशन टेकलिंक्स के डीएनएस सर्वर के पास पड़ी होगी। यूट्यूब के जितने सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के डीएनएस सर्वर के पास पड़ी हुई है। गूगल के जितने भी डीएनएस, जितने भी वेब सर्वर्स हैं या वेबसाइट्स हैं, पब्लिक सर्वर्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन गूगल के डीएनएस सर्वर्स के पास पड़ी होगी। इसका मतलब जो टेकलिंक्स है, टेकलिंक्स के पास सिर्फ उसके अपने सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन है, उसने अपना डीएनएस सर्वर लगाया और वो अपने ही डीएनएस सर्वर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबल है। टेकलिंक्स, गूगल ने अपना डीएनएस सर्वर लगाया, वो अपने ही डीएनएस सर्वर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबल है। गूगल के पास टेकलिंक्स के सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, टेकलिंक्स के पास गूगल के सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि टेकलिंक्स ने अगर गूगल के सर्वर को एक्सेस करना है तो टेकलिंक्स को गूगल के सर्वर्स का डायरेक्ट नहीं पता कि गूगल का सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन टेकलिंक्स को इतना पता है कि गूगल का सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये नहीं पता किस बंदे से पता लग सकता है, किसी ऐसे दूसरे रेफरेंस सर्वर से पता लग सकता है। टेकलिंक्स को उसका आइडिया होगा। मैं बताऊंगा आगे जाके क्या कैसा मैकेनिज्म है, डीएनएस कैसा मैकेनिज्म यूज़ करता है कि आप इसमें वो कम्युनिकेशन करते हैं। अभी मैंने बताया कि डीएनएस की डेटाबेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हर कंपनी ने अपना डीएनएस सर्वर लगाया, हर कंपनी अपने डीएनएस सर्वर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबल है। टेकलिंक्स ने अपना डीएनएस सर्वर मैनेज करना है, इसका सर्वर डाउन हो जाता है तो गूगल इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंटरनेट पे कोई आके कहता है कि जी टेकलिंक्स वेबसाइट नहीं चल रही, गूगल को कोई ब्लेम नहीं कर सकता इसकी वेबसाइट क्यों नहीं चल रही, अनलेस अनटिल कि आपने यहाँ पे होस्टिंग ना करवाई हो गूगल के पास। आप गूगल का गूगल के पास, गूगल के अंदर ही आपने जाके होस्टिंग ना करवा दी हो। बताऊँगा कि एक डीएनएस कंपनी है खुद भी अपने पास होस्ट करती है अपना डीएनएस, दूसरा डीएनएस की सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो डीएनएस की सर्विसेज देते हैं। वो कहते हैं इतने डॉलर पे कर दें, हम डीएनएस की सर्विसेज आपको देंगे, आपका डीएनएस सर्वर मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबल हम हैं, इनकेस डाउन होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल है इसके, उसके वो पे करना पड़ता है आपको। अभी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है। टेकलिंक्स के पास अपनी डाटाबेस है, इसके सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन देखो, ये टेकलिंक्स ने अपना डीएनएस सर्वर लगाया, इसके पास इसकी डाटाबेस पड़ी हुई है, यानी कि टेकलिंक्स के जितने सर्वर हैं इसके अंदर उन्होंने इसका रिकॉर्ड ऐड कर दिया। रिकॉर्ड ऐड करने का मतलब क्या है, इस वेबसाइट पे जाना है तो इस आईपी पे, इस सर्वर पे जाना है तो इस आईपी पे जाओ। इसी तरह गूगल ने अपने ऐड कर दिए। अब इशू क्या आ गया, अब एक यूज़र है यहाँ पे बैठा हुआ है, डीएनएस क्लाइंट, इसे मैं डीएनएस क्लाइंट कहता हूँ, ये डीएनएस सर्वर है, इसने एक्सेस करना है google.com को, गूगल के वेब सर्वर को। इशू क्या है, टेकलिंक के जो डीएनएस सर्वर है उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता गूगल के डीएनएस सर्वर की, सॉरी गूगल के वेब सर्वर की। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल का यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वेब सर्वर पड़ा हुआ है, गूगल का वेब सर्वर, इसको बाहर से लोगों ने एक्सेस करना है पूरी दुनिया से। इसको रेड कलर में यहाँ पे मैं पूरी दुनिया से इसको यूज़र ने एक्सेस करना है। इशू क्या है, मेरी कंपनी का ये थ्योरी समझनी है आपने, मेरी कंपनी का जो डीएनएस सर्वर है उसको गूगल के डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस नहीं पता। अब है कि ऐसा मैकेनिज्म है, इसको डायरेक्ट तो नहीं पता इस सर्वर को, लेकिन पता लगवा सकता है। कैसे लगवा सकता है, रूट हिंट सर्वर के थ्रू। ये बात समझिए, रूट हिंट सर्वर के थ्रू। दुनिया में टोटल 13 रूट हिंट सर्वर हैं। अब रूट हिंट सर्वर क्या होता है, एक बात याद रखें, रूट हिंट सर्वर दुनिया में 13 रूट हिंट सर्वर है, और जितनी टॉप लेवल डोमेन्स होती है, आपको टॉप लेवल डोमेन्स का पता होगा क्या होती है, .com होगी, .org होगी, .net होगी, ठीक है, .online होगी आपके पास। इसी तरह बेशुमार टॉप लेवल डोमेन्स है, जितनी टॉप लेवल डोमेन्स है, जितनी भी, उन सब की टॉप लेवल डोमेन्स के डीएनएस की इंफॉर्मेशन रूट हिंट सर्वर्स के पास पड़ी होती है। यानी कि .com एक डोमेन है, इसका डीएनएस सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी, रूट हिंट सर्वर के पास। तो दुनिया की जितनी भी टॉप लेवल डोमेन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रूट हिंट सर्वर के पास पड़ी होती है। तो इसके लिए मैकेनिज्म इस तरह का है, टेकलिंक.com के डीएनएस सर्वर को गूगल के वेब सर्वर का एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन इसको पता है कि अगर मैं इसको रूट हिंट पे फॉरवर्ड कर दूं तो रूट हिंट के थ्रू इसका आईपी एड्रेस गूगल के डीएनएस सर्वर का, गूगल के वेब सर्वर का आईपी एड्रेस मुझे पता लग सकता है। इसको मेथड पता है, लेकिन इसको आईपी नहीं पता गूगल के वेब सर्वर का। मैं क्या मेथड पता है, वो मेथड रेफरेंस बेस पे है। रेफरेंस बेस पे किस पे, कि लाइक मुझे एक चीज़ का नहीं पता, लेकिन मुझे पता मैं एसएन के पास जाऊंगा तो हो सकता है एसएन को उस चीज़ का पता हो, या एसएन का कोई जानने वाला हो आगे से, आसिम। एसएन मुझे कहेगा यार मुझे तो नहीं पता, अगर पता होगा बता देगा, अगर एसएन को नहीं पता एसएन कहेगा यार आसिम से पूछ लो, ठीक है, वो आसिम की तरफ मुझे रेफ़र कर देगा। तो ये रेफरेंस बेस पे ही कम्युनिकेशन होगी डीएनएस की। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ आप, यहाँ पे कम्युनिकेशन डीएनएस की किस तरह हो रही है आप इसमें। तो ये सीधी समझ, ये डीएनएस क्लाइंट ने बेसिकली रिक्वेस्ट की अपने डीएनएस सर्वर को,
जाहिर सी बात है इसकी डीएनएस की प्रॉपर्टीज़ में जाके टीसीपी/आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इस डीएनएस सर्वर का एड्रेस दिया होगा। इसने रिक्वेस्ट क्या की, इसने क्या एक्सेस करने लगा इस टाइम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये वेब क्लाइंट एक्सेस करने लगा बेसिकली www.google.com की वेबसाइट को एक्सेस किया। रिक्वेस्ट इसके अपने पास सेंड की अपने डीएनएस सर्वर को। इस डीएनएस सर्वर ने कहा अच्छा तुमने जाना www.google.com। अच्छा मुझे तो नहीं पता इसका, मुझे इसका आईपी नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसकी डाटाबेस में पड़ा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं पड़ा हुआ? ये तो किसी और कंपनी का वेब सर्वर है गूगल, और ये तो टेकलिंक्स का डीएनएस सर्वर था, इसके अंदर सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। अच्छा इसने कहा यार मुझे तो नहीं पता, तुम ऐसे एक काम करो, तुम रूट हिंट के पास चले जाओ, मुझे रूट हिंट का पता है, तुम रूट हिंट के पास चले जाओ। इसने रूट हिंट के सर्वर का एड्रेसेस बेसिकली इस डीएनएस सर्वर को पता होते हैं। जितने 13 के 13 रूट हिंट सर्वर के एड्रेसेस इस सर्वर को पता होंगे। कहाँ पे वो कन्फिगर होता है मैं बताऊंगा। इसने फॉरवर्ड कर दिए रूट हिंट सर्वर को, रिक्वेस्ट चली गई रूट हिंट पे। तो इसने जाके कहा कि जी मुझे एड्रेस बताओ, इस डीएनएस सर्वर ने www.google.com का एड्रेस बताओ। तो इस रूट हिंट सर्वर ने कहा मुझे तो नहीं पता www.google.com के वेब सर्वर का एड्रेस, सॉरी मैं डीएनएस कह रहा था, www.google.com के वेब सर्वर का एड्रेस मुझे तो नहीं पता। हाँ मुझे इतना पता है, मुझे कॉम के डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता है, तुम उससे जाके पूछो। ये इसको रिप्लाई करता है। मैं डॉटेड लाइन में यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इसको कर लेते हैं ग्रीन लाइन कर लेते हैं। इसने कहा कि मुझे तो नहीं पता, तुम ऐसा करो। इसने इसको रिप्लाई किया, तुम किससे जाके पूछो, .com के डीएनएस सर्वर से। रूट हिंट ने .com का जो भी डीएनएस सर्वर था उसका एड्रेस इस सर्वर को बता दिया जो हमारी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, techlinks.com वाला। उसने कहा कि उससे जाके पूछो। उसने कहा अच्छा उससे जाके पूछूं। उसने कहा कि उसका एड्रेस ही है, वो आ गया .com के ऊपर। उसने कहा कि मुझे बताओ www नेम रेजोल्यूशन बेसिकली हो रही है राइट टू लेफ्ट आपकी, ये भी मैं बता दूं, राइट टू लेफ्ट हो रही है आपकी नेम रेजोल्यूशन, सॉरी राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे राइट लेफ्ट टू राइट मैंने उल्टा लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट हो रही है। तो शुरू में बेसिकली डॉट हिडन होता है आपका। जब भी किसी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं स्टार्ट में डॉट ऑटोमेटिकली लिखा होता है और वो हिडन होता है। और डॉट का मतलब होता है रूट हिंट पे जाओ। रिक्वेस्ट कहाँ पे चलेगी आपकी, रूट हिंट पे। रूट हिंट सर्वर ने कहा कि मुझे यहाँ पे गूगल कर लेते हैं हम, क्योंकि गूगल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। रूट हिंट ने कहा कि मुझे नहीं पता www.google.com का एड्रेस, तुम ऐसा करो .com के डीएनएस सर्वर के पास चले जाओ। रिक्वेस्ट यहाँ से आ गई .com के डीएनएस सर्वर के पास। .com ने भी कहा यार मुझे तो नहीं पता इसका, किसका, www.google.com का, क्योंकि डोमेन आपने बेसिकली रजिस्टर्ड करवाई हुई है, ये बात याद रखें। .com के अंदर एंट्री कब आएगी, google.com की, जब डोमेन रजिस्टर्ड करवाएंगे। और एक बात याद रखिए, आप जब पैसे पे करते हैं, आप 1100 की 1200 की आपको पता है एक डोमेन परचेज करते हैं, और डोमेन परचेज करते हैं आप पैसे पे करते हैं, तो पैसे किस चीज़ के पे कर रहे होते हैं बेसिकली। नॉन टेक्निकल बंदे कहते हैं जब भी हम किसी डोमेन को रजिस्टर करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। पब्लिकली अवेलेबल का मतलब पूरी दुनिया से उसको आप एक्सेस करते हो। लेकिन टेक्निकली डीएनएस पर्सपेक्टिव से देखें तो डीएनएस लेवल में ऐसी क्या वो कन्फिगरेशन करते हैं कि हमारी जो डोमेन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। और बेसिकली अगर आपने google.com या techlinks.com की डोमेन को परचेज़ किया है या रजिस्टर्ड किया उसको, तो बेसिकली .com, क्योंकि .com की रजिस्टर्ड किया आपने, तो .com का जो भी डीएनएस सर्वर है उसके अंदर आके google.com का डीएनएस सर्वर कहाँ पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये techlinks.com का उसका डीएनएस सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन कॉम के डीएनएस सर्वर के अंदर ऐड करने के वो पैसे आपसे ले रहे होते हैं। जब वो इन्फॉर्मेशन google.com या techlinks.com का डीएनएस सर्वर का एड्रेस सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, हो सकता है ये सर्वर डीएनएस सर्वर आपका इधर पड़ा हुआ है, आपने पब्लिकली रजिस्टर्ड भी तो करवाना है। आप कहते हो जब किसी ने बाहर से मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो कॉम के डीएनएस सर्वर के अंदर जाके बताओ ये इसका एड्रेस ये है, कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है। तो बाहर से जब कोई एक्सेस करेगा रिक्वेस्ट कॉम पे आएगी तो आप कंपनी के डीएनएस सर्वर पे आएगी ना। तो उस रजिस्ट्रेशन के बेसिकली डीएनएस सर्वर के अंदर जाके एक रिकॉर्ड ऐड होता है कि आपकी कंपनी का जो डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। जब वो रजिस्टर्ड करते हैं डीएनएस के अंदर जाके उसके कहते हैं वो आपको साल के इतने पैसे दो। तो टेक्निकली क्या हो रहा होता है, डीएनएस के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही होती है टॉप लेवल के डीएनएस सर्वर के अंदर जाके आपकी रजिस्ट्रेशन की। अगर इस बात की समझ लग गई तो डीएनएस समझ लगने लग गया होगा आपको। ऐसे समझ लगी इस बात की? एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, क्वेश्चन था कि हमने एक डोमेन, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा हमने एक डोमेन ले ली, ठीक है। ठीक है, उसकी डीएनएस में बेसिकली हो रही है कि हमने जो पैसा दिया उसके डीएनएस में ऐसे हाँ आपने क्या हुआ, उन्होंने टॉप लेवल के डीएनएस सर्वर के अंदर जाके एक एंट्री कर दी है। क्या एंट्री की है
कि आपका डीएनएस सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है। और उमर भाई, तो जब हम होस्टिंग लेते हैं हाँ जी, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? होस्टिंग ये लेते हो आप, एक बात याद रखनी है, डोमेन रजिस्ट्रेशन एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, डोमेन होस्टिंग एक अलहदा चीज़ है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप डीएनएस रजिस्टर्ड करवा रहे हो। बेसिकली डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप टॉप लेवल के डीएनएस के अंदर जाके अपना डीएनएस रजिस्टर्ड करवा रहे हो। ठीक हो डोमेन गया। होस्टिंग का मतलब क्या है, यानी कि आपने नेम परचेज किया है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, ये नेम परचेज किया। ये नेम परचेज करने का मतलब क्या है, टेक्निकली देखा रहे तो टेक्निकली मतलब है कि टॉप लेवल के डीएनएस सर्वर के अंदर एक एंट्री कर दी गई है और उमर ने इसको परचेज किया, उमर ने करवाई है, तो ये उमर के नाम होगी ये डोमेन। ठीक हो गया। और होस्टिंग का मतलब क्या है, होस्टिंग का मतलब है किस वेब सर्वर के ऊपर आपने वेबसाइट होस्ट करनी है, किस वेब सर्वर के अंदर आपने होस्ट करनी है। मतलब यहाँ पे मैं एक अपना वेब सर्वर लगाता हूँ, ये बात अभी समझ नहीं है, बल्कि पहले इस चीज़ को क्लियर करते जो मैं ये क्यूरी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ यहाँ पे। अब इतना सा मैंने रिक्वेस्ट गई रूट हिंट पे, रूट हिंट ने कहा कि मुझे नहीं पता, रिप्लाई किया तुम किसे पूछो .com के डीएनएस सर्वर से। देखो रूट हिंट को पता था, अगर मैं रूट हिंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, .org की, .net की, .online की, .abc, .xyz, जितनी भी टॉप लेवल डोमेन इन्फॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन रूट हिंट ने देख लिया यार ये .com की रिक्वेस्ट आई है, .org की नहीं आई, तो रूट हिंट भी .com के डीएनएस सर्वर का एड्रेस बताएगा इस सर्वर को। जब बताएगा तो रिक्वेस्ट आ जाएगी .com के डीएनएस सर्वर के ऊपर। जब .com के डीएनएस सर्वर के ऊपर आ गई, और अब आ गई तो जाहिर सी बात है, जब आपने डोमेन रजिस्टर्ड करवाई हुई है google.com, तो इसको google.com का डीएनएस सर्वर है, जब रजिस्ट्रेशन की हुई है तो इसको गूगल के डीएनएस सर्वर का पता नहीं होगा। आपने कभी देखो डोमेन रजिस्ट्रेशन की हो, कहता है कि बताओ आपका डीएनएस सर्वर कौन सा है। जब आप डीएनएस सर्वर अपडेट करते हो, बेसिकली वो टॉप लेवल का जो भी डीएनएस सर्वर बैकएंड पे वहाँ पे जाके अपडेट हो रहा होता है। तो गूगल ने अपनी वेबसाइट रजिस्टर्ड की, गूगल ने बताया .com के डीएनएस सर्वर को मेरा डीएनएस सर्वर ये है, इसका एड्रेस बेसिकली बताया। गूगल कॉम के अंदर जाके गूगल ने बताया कि मेरा डीएनएस सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस ये, अपने पास रजिस्टर्ड कर लो। रजिस्टर्ड कर लिया, .com पे रिक्वेस्ट आ गई। फिर .com से पूछा गया कि जी इस क्लाइंट, इसी डीएनएस सर्वर ने फॉरवर्ड की रिक्वेस्ट इसको कि मुझे बताओ www.google.com को था। तो इसने कहा कि मुझे तो नहीं पता, तुम किसे पूछो। बेसिकली यहाँ पे फिर ग्रीन आ जाएगी, मुझे www.google.com का तो नहीं पता, हाँ मुझे इतना पता google.com का डीएनएस सर्वर कहाँ पे पड़ा है, मुझे उसका आईपी पता है। वो इसको ऐसे रिप्लाई करता है, ये आ गई आपकी। फिर दोबारा से ये रूट हिंट पे गई रिक्वेस्ट, ये रिप्लाई आया। फिर दोबारा से .com पे गई और रिप्लाई आया आपको ग्रीन कलर में, इस कलर में है, ब्राउन कलर में। दोबारा रिप्लाई आया आपको, यार ये ग्रीन हो रही है। फिर ऐसे ही समझो आप, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ आ रही है, कोई मसला नहीं। समझ लग रही है। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे चली, कहाँ पे चली गई आपके पास, .com के डीएनएस सर्वर ने। तो .com ने कहा मुझे नहीं तो नहीं पता, तुम ऐसा करो किससे पूछो, google.com। यहाँ पे मैंने techlinks.com कर दिया। हम तो गूगल की एग्जांपल ले ले, तो इसको रीनेम कर लो यहाँ से, इसको यहाँ से ख़त्म ही कर दो आप, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें इस बॉक्स की, ये कन्फ्यूजन होने की, इसलिए मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। क्योंकि हमने डीएनएस, गूगल का डीएनएस सर्वर अंदर ही लगा लिया, कंपनी के अंदर ही, इसलिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक हो गया। request.com पे चली गई, उसने कहा कि मुझे इसका तो नहीं पता, मुझे हाँ इसका पता गूगल के डीएनएस सर्वर के एड्रेस का। इसने कहा कि अच्छा गूगल का डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है, टॉप लेवल .com के अंदर हमने जाकर रजिस्टर किया हुआ था अपना डीएनएस सर्वर, तो उसने इस सर्वर को बता दिया। उसने कहा अच्छा गूगल.com के डीएनएस सर्वर पे जाना है, वो सर्वर पड़ा हुआ है यहाँ पे। राउटिंग के थ्रू होती हुई रिक्वेस्ट आ गई इस सर्वर के ऊपर। अब इस सर्वर से पूछा गया कि मुझे एड्रेस बताओ www.google.com पे। तो इसने जब इस सर्वर ने अपनी डाटाबेस के अंदर चेक किया, इसके अंदर तो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, क्यों, जोन इसके पास, गूगल के सारे रिकॉर्ड्स इसके पास पड़े हुए थे। जब इसने अपनी डाटाबेस में देखा तो वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, उसने वो आईपी करके बता दिया इस सर्वर को, उसका आईपी ये है, लाइक 1.1.1। इसने कहा कि इस सर्वर ने आईपी एड्रेस पता लग गया। अब इसने इस आईपी किसको बता दिया, क्लाइंट को बता दिया। तो क्लाइंट के ने जब वेब ब्राउज़र पे जाके अपने पास ये वेबसाइट लिखी थी, तो वेबसाइट ओपन होगी। तो ये कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो रही होती है, पता ही नहीं लगता।
ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल बैकएंड पे बेसिकली यूज़ हो रहा होता है। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझते हैं तो ये ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, रिजोल्वर जो क्लाइंट होता है कहता है रिजोल्वर, इसने नेम रिजोल्व करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसने क्वेश्चन किया कि इसका www.rip.net कि इसका मुझे बताओ आईपी एड्रेस। इसने रिक्वेस्ट कर दी अपने लोकल डीएनएस सर्वर को। लोकल डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो फॉरवर्डर के तौर पे काम करेगा। फॉरवर्डर का मतलब वो आगे किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रूट इन सर्वर को। रूट इन सर्वर को उसने कहा कि मुझे बताओ इसका आईपी एड्रेस तुम्हें पता है। रूट इन सर्वर ने कहा मुझे इसका तो नहीं पता, तुम किससे पूछो जाके, आस्क, यहाँ पे नेट है टॉप लेवल डोमेन, तो उसने कहा कि नेट के डीएनएस सर्वर से पूछो। उसने नेट के डीएनएस सर्वर का एड्रेस उसको बता दिया, तो रिक्वेस्ट आ गई नेट के डीएनएस सर्वर के पास। उसने कहा इसका तुम्हें पता है। नेट के डीएनएस सर्वर ने कहा मुझे इसका तो नहीं पता, तुम किससे जाके पूछो, RIP.net के नेम सर्वर से, NSR इसके नेम सर्वर से जाके पूछो। अब जब इसके नेम सर्वर के पास इंफॉर्मेशन गई, ठीक है, अब ये आगे कंपनी का जो भी google.com यहाँ पे हमारा था उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ गई। RIP का अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आ गई तो उसको उसका IP पता था, उसने IP सर्वर को बता दिया, इसने वो IP किसको बता दिया, क्लाइंट को। तो उसके बाद वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। समझ लगी इस चीज़ की। अब आपने वो पूछा कि होस्टिंग क्या है। होस्टिंग ये है लाइक आप अपना डीएनएस सर्वर लगाते हो यहाँ पे, ये वेब सर्वर है, टेक्लिंक्स ने अपना एक वेब सर्वर यहाँ पे रख लिया, या यहाँ पे ना रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है एक, इसको कर लेते हैं यहाँ पे सर्कल में। ये होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है सर्कल में जो आ रही है, ये वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। इसने अपने पास सर्वर लगाए हुए हैं ढेर सारे, और इनके अंदर लोगों की वेबसाइट्स होस्ट करती हैं। अब ये बात समझनी है। अब आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा ली, डोमेन रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपकी डोमेन पब्लिकली अवेलेबल है। उस डोमेन नेम के अंदर जाके आपने बता दिया मेरे डीएनएस सर्वर का एड्रेस ये है, ये जो भी डीएनएस सर्वर का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे जाके रजिस्टर करवा लिया जिसका आप पे कर रहे हो। अब उसके बाद डोमेन तो रजिस्टर कर लिया, आपने होस्टिंग भी करनी है। होस्टिंग का मतलब आपने वो वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे होस्ट करनी है। आप इस डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाते हो, आप कहते हो ये मेरी वेबसाइट होस्ट करनी है, वो कहता है कि इतने चार्जेस में लूँगा साल के। वो आपको एक पैनल प्रोवाइड कर देता है, जो भी हर कंपनी का अपना मेथड है। यहाँ पे जाते हो आप वो वेबसाइट होस्ट करते हो। अब होस्ट करोगे इस सर्वर का कोई ना कोई आईपी एड्रेस भी होगा लाइक 1.1.1.1। अब आपकी वेबसाइट इस पर पड़ी तो हुई है, लेकिन आपके डीएनएस सर्वर को नहीं पता इसको। बाहर से यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो वही काम रूट हिट पे जाती है, रूट हिट से कॉम पे जाती है, कॉम से वो रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी कंपनी के डीएनएस सर्वर के पास, और कंपनी के डीएनएस सर्वर के इससे पूछा रहता है आपके कि www.techlinks.com वेबसाइट कहाँ पे पड़ी हुई है। आपने इसके अंदर रिकॉर्ड ही ऐड नहीं किया वो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो आप अपने डीएनएस सर्वर के अंदर जाके बताओगे ये वेबसाइट इस सर्वर पे पड़ी हुई है, तो डीएनएस के थ्रू होते हुए रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर पे आई है। जब रिक्वेस्ट आ गई फिर वो होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ जाएगी कि फलां होस्टिंग प्रोवाइडर है या फलां आईपी है, वहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है, वहाँ पे चले जाओ। पहले नेम रेजोल्यूशन होगी, फिर वेबसाइट ओपन होगी, डोमेन रजिस्ट्रेशन होगी आपकी, ठीक है, टॉप लेवल में जाके फिर वेबसाइट आपकी ओपन होगी। तो डीएनएस के अंदर जाके आपने बेसिकली यही बताना है वेब सर्वर कहाँ पे पड़े। हालांकि ये देखो ये वेब सर्वर जरूरी नहीं है कंपनी के अंदर ही पड़ा हो, ये कंपनी के बाहर भी हो सकते हैं वेब सर्वर या आपका जो भी पब्लिक सर्वर है। इस बात की समझ लगी है। हाँ, अगर ये वेब सर्वर आपकी इधर ही पड़ा होता है कंपनी के अंदर ही, तो फिर क्या था, यहाँ से रिक्वेस्ट आती डीएनएस के थ्रू होते हुए, यहाँ से वो आईपी बता देता आपकी कंपनी के वेब सर्वर का, तो रिक्वेस्ट सीधी यहाँ पे आ जाती है आपकी कंपनी के अंदर। ये वाली बात मुझे पहली बार में भी क्लियर हो गई थी। मैं ये इसमें बेसिकली ये चाह रहा था, जैसे क्या मैं यूज़र मैंने घर से ही बैठे लगाई है, क्या लगाई है, डोमेन खरीदी है, ठीक है, और मैं उस पर ना वेबसाइट बना देता हूँ, ठीक है, तो मैं एक कंपनी से होस्टिंग लेता हूँ, हाँ, और होस्टिंग और मतलब डोमेन का नाम .com डोमेन ले ली और होस्टिंग ले ली, ठीक है, और मैंने वहाँ पे रख दी। तो मैं जो अब होता है .com के अंदर डीएनएस का जो होगा वो होस्टिंग वाला प्रोवाइड करूँगा। हाँ, वो देखो जब दो पैनल होते हैं आपके पास, एक एक रजिस्ट्रार का पैनल होता है, वेब पैनल होता है उनका इंटरफेस, जब आप डोमेन रजिस्टर करते हैं वहाँ का पैनल मिलता है आपको। एक होस्टिंग प्रोवाइडर का पैनल होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं इंटरनेट पे,
हम जिस बंदे से रजिस्ट्रेशन करते हैं डोमेन की, जिस रजिस्ट्रार के पास जाके डोमेन रजिस्टर करते हैं, हम होस्टिंग भी उसी से ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो कहता है मैं आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन भी आपकी मैं कर दूंगा, आपको मैं होस्टिंग भी दूंगा। आप क्योंकि आपने डोमेन भी रजिस्टर किया, आपने होस्टिंग भी लेनी है, आपको डीएनएस भी चाहिए होगा, चलो मैं आपको डीएनएस की सर्विस भी दे देता हूँ। बेनिफिट क्या, आपको डीएनएस सर्वर अपना नहीं लगाना पड़ेगा, वो इन तीनों चीज़ों की सर्विसेज आपको देता है। तो वो एक पैनल पे ही आपके पास मैनेज हो रही होती है यूजुअली। तो आपके फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो डीएनएस भी एक जगह पे आ जाता है, रजिस्ट्रेशन भी एक जगह पे आ जाती है, होस्टिंग भी एक जगह पे आ जाती है। तो आप समझ, तो ये एक ही चीज़ें हैं। हालांकि रजिस्ट्रार अलहदा हो सकता है, होस्टिंग अलहदा हो सकती है, आपका डीएनएस सर्वर कंपनी के अंदर पड़ा हो सकता है आपका। आप समझ आ गए। अब समझ लगी है। और अब ये बात, अभी जो क्वेश्चन आपने किया अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि रजिस्ट्रार के पास वो अपने पब्लिक सर्वर की जो .com का डीएनएस सर्वर वहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन ये है कि एक मेरे पास मैंने डोमेन रजिस्टर्ड की किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास, मैंने होस्टिंग की किसी दूसरे प्रोवाइडर के पास, कंपनी का जो जो मेरा डीएनएस सर्वर था वो मेरे पास खुद चल रहा है। बल्कि नहीं, इस केस में हम खुद नहीं लेते, हमारे पास दो पैनल आ गए, एक रजिस्ट्रार का, एक होस्टिंग वाले का। अब इसमें डीएनएस सर्वर आपने लगाया हुआ कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल इसकी इंफॉर्मेशन मैं कहाँ पे ऐड करूंगा कि मेरी कंपनी का जो डीएनएस सर्वर है वो ये पड़ा हुआ है मेरी कंपनी के अंदर ही, जाहिर सी बात इसका कोई ना कोई पब्लिक आईपी भी होगा। हाँ, तो वो हम हाँ, रजिस्ट्रार तो आप रजिस्ट्रार का पैनल ओपन करते हैं। इस टाइम मैं ओपन नहीं करना चाह रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं एक्सेस करूंगा मेरे वो सारा यूआरएल वगैरह पता लग देंगे। ठीक है, फ्री में मैं बताऊंगा किसी टाइम वीडियो बंद करके। तो रजिस्ट्रार के पैनल पे आप वेब पे जाके लॉगिन करते हो, जो भी रजिस्ट्रार है आपका, GoDaddy है, रजिस्ट्रार के पैनल पे लॉगिन करते हो, वहाँ पे आ रहा होता है आपके नेम सर्वर्स, बताओ कौन कौन से हैं। आप वहाँ पे नेम सर्वर्स में जाके बताते हो इस सर्वर का जो भी पब्लिक आईपी है 1.1.1.1, वो यहाँ पे जाके रजिस्ट्रार के पैनल में वो आईपी ऐड कर देते हो। होता क्या है, जब भी रिक्वेस्ट जाएगी रजिस्ट्रार के पास, बेसिकली जहाँ पे डोमेन रजिस्टर्ड है आपकी, वहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट जाएगी पब्लिकली वेबसाइट एक्सेस होगी, रजिस्ट्रार को पता होता है कि इसका पब्लिक डीएनएस सर्वर इसने खुद लगाया हुआ है, रिक्वेस्ट इसके अपने डीएनएस सर्वर पे भेज दो। पहला केस ये। दूसरा क्या, जब आप कोई नेम सर्वर मेंशन नहीं करते, आपने रजिस्ट्रार से एक पैनल लिया, तो रजिस्ट्रार ने क्या किया होता है, बेसिकली ये रजिस्ट्रार इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक नेम सर्वर लगाया होता है डीएनएस सर्वर, और अपना ही डीएनएस सर्वर का एड्रेस इस पैनल में दिया होता है। फिर आप उसी का डीएनएस सर्वर यूज़ कर रहे होते हो, उसी में जाके रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हो। बेनिफिट क्या हुआ आपको, सर का अपनी आपकी हेडिक नहीं है कि आप इस डीएनएस सर्वर को मैनेज करो, आप पे कर रहे हो, कहते हैं $2-3, $2-3 या $4, $5 दे दो, बहुत चीप ये इसकी सर्विस होती है डीएनएस की। और बाद सर्विस प्रोवाइडर हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, रजिस्ट्रार वाले, वो डीएनएस की सर्विसेज फ्री में भी प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी मैंने देखा है वो प्रोवाइड करते हैं, इसी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं डीएनएस सर्वर अपना लगाओ। तो इसमें क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रार के पैनल में इन्होंने अपना ही डीएनएस सर्वर का आईपी दिया होगा, और अपने ही डीएनएस सर्वर में इन्होंने एक डेटाबेस बनाई होगी आपकी डोमेन की, एक दूसरी डोमेन की बनाई होगी, तीसरी डोमेन की। एक डीएनएस के ऊपर 50 कंपनीज की डेटाबेस होस्ट की जा सकती हैं एक डीएनएस के ऊपर, जरूरी नहीं है एक डीएनएस के ऊपर एक कंपनी की डेटाबेस होस्ट होगी, एक डीएनएस के ऊपर 1000 कंपनीज की डेटाबेस आप होस्ट कर लो। तो 1000 कंपनीज की डेटाबेस होस्ट कर रहे हैं और डीएनएस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब भी आपने इसके अंदर कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, अब वो डिपेंड करता है रजिस्ट्रार की पॉलिसी की, उन्होंने पैनल प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं। बाद रजिस्ट्रार ऐसे हैं वो इस डीएन आपकी डाटाबेस के ऊपर आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, आपका जब दिल चाहे आप अपनी उस डाटाबेस को एक्सेस करें, उसके अंदर कोई आईपी ऐड करें, रिमूव करें। लेकिन बाद रजिस्ट्रार ऐसी हैं वो कहते हैं नहीं, हम आपको फ्रंट पैनल प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप हमें ईमेल करें जब भी आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है या रिमूव करवाना है या अपडेट करवाना है, हमें ईमेल करें, हम मैनुअली बैकएंड पे जाके उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, डीएनएस की एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है। जो बंदा चाहता है जिसने डीएनएस पे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे रिकॉर्ड ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, अपडेट करने हैं, वो क्या करती है, वो यहाँ अपना डीएनएस सर्वर लगा लेती है। ठीक है, यहाँ वो ऐसा डीएनएस सर्वर सर्विस प्रोवाइडर से लेती है जिसका वो फ्रंट पैनल प्रोवाइड करें आपको। ये बात क्लियर हो गई है। तो रजिस्ट्रार के पैनल के अंदर मैं जाके बताऊंगा मेरी कंपनी का डीएनएस सर्वर, जो मेरी डोमेन का डीएनएस सर्वर जो है वो ये है। तो जब मैं रजिस्ट्रार के पैनल में जाके डीएनएस सर्वर बताता हूँ, बेसिकली वो यहाँ पे जाके अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। ये बात क्लियर हो गई, इस बात की समझ लग गई है तो आगे भी सारी समझ लग जाएगी। ठीक आ गई। तो टॉप लेवल रूट हिंट पे रिक्वेस्ट गई, उसके बाद टॉप लेवल की इन्फॉर्मेशन थी, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, कॉम पे चले जाओ, कॉम ने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम इस कंपनी का जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है उसके पास चले जाओ,
उसके पास आई तो डेटाबेस पर ही हुई, तो उसने सारे रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन बता दी। अब ये जो क्यूरी हुई है, अभी देखो ये जितनी क्यूरी हो रही थी मुझे नहीं पता, रूट हिंट पे गई, रूट हिंट ने कहा मुझे नहीं पता, कॉम से पूछ लो, कॉम ने कहा मुझे नहीं पता, techlinks.com से पूछ लो। ये जो सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन है, देखो ये भी डीएनएस सर्वर है बेसिकली, ये भी डीएनएस सर्वर। डिफरेंट कंपनीज के डीएनएस सर्वर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस क्यूरी को कहते हैं रिकर्सिव क्यूरी। ये बात याद रखनी है। बिटवीन डीएनएस के दरमियान, बिटवीन डीएनएस कम्युनिकेशन उसकी टाइप की है, उस क्यूरी की टाइप की रिकर्सिव क्यूरी। और ये जो क्यूरी थी, जब इसने डीएनएस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करके आईपी गेट कर लिया, गेट करने के बाद इसने क्लाइंट को बताया, अब ये बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे कहते हैं इटरेटिव क्यूरी। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं रिकर्सिव क्यूरी की है इटरेटिव क्यूरी की है। तो जो रेफरेंस बेस पे कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन डीएनएस सर्वर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट डोमेन्स, उन्हें कहते हैं रिकर्सिव क्यूरी। और बिटवीन क्लाइंट और डीएनएस सर्वर जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये 2 स्टेप कम्युनिकेशन है। क्लाइंट ने बताया, डीएनएस ने आपस में यहाँ से कम्युनिकेशन की, ये सारी की सारी क्यूरी रिकर्सिव। और सेकंड स्टेप में जब इसने फाइनल आईपी बता दिया क्लाइंट को, ये इटरेटिव क्यूरी हो गई आपकी। ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, डीएनएस सर्वर पे जाते हैं, जल्दी से एक डेटाबेस बनाते हैं और नेम रिजोल्व करके देखते हैं, क्लास खत्म करेंगे। ठीक हो गया। अब पहले बात ये चीज़ मैं बता दूं, डीएनएस में लॉगिन करने से पहले जोन क्या होती है। तो डीएनएस की जो डेटाबेस है बेसिकली उसे कहते हैं जोन। लाइक हमारी डोमेन क्या है, techlinks.com। तो techlinks.com की एक अपनी डेटाबेस बनेगी, उस डेटाबेस के अंदर, जो जोन के अंदर techlinks.com के सारे रिकॉर्ड्स या सारे के सारे सर्वर्स की इंफॉर्मेशन ऐड होगी। अगर कोई दूसरी कंपनी है उसके लिए मुझे उसकी अलग से जोन बनानी पड़ेगी, abc.com। तो जोन की है डीएनएस की, द डेटाबेस ऑफ ए डीएनएस इज कॉल्ड जोन। उसमें क्या होता है, जितने सर्वर नेम आईपी रेजोल्यूशन की जितनी इंफॉर्मेशन होगी उस जोन के अंदर सेव हो रही होगी। तो अगर आपके पास 10 कंपनीज है, आपको 10 जोन्स बनानी पड़ेगी, 10 डोमेन्स है, आपको 10 जोन्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अब डीएनएस सर्वर पे लॉगिन करते हैं, हमारा डोमेन कंट्रोलर ही हमारा डीएनएस सर्वर था। आगे जाके पता लगेगा आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही कि डीएनएस सर्वर भी 2 तरह से होते हैं, एक लोकल डीएनएस सर्वर और एक पब्लिक डीएनएस सर्वर। पासवर्ड एक्सपायर हो गया वैसे, इस टाइम हम लोकल डीएनएस के ऊपर बैठे हुए हैं। जो पब्लिक डीएनएस, एक बात याद रखनी है, डीएनएस सर्वर आपकी कंपनी के 2 भी हो सकते हैं, एक लोकल डीएनएस सर्वर, एक पब्लिक डीएनएस सर्वर आपका। ये हो सकता है आपने इंटरनेट पे भी एक पब्लिक डीएनएस सर्वर रखो। पब्लिक वेबसाइट सर्वर की इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है, जो लोकल वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन इस सर्वर के ऊपर है। आगे ट्यूटोरियल देखोगे डीएनएस की, फिर आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, पासवर्ड एक्सपायर है। अब ये एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। क्लास से पहले मैं करवाता हूँ, जो टेक्निकल चीज़ है थोड़ी सी। डीएनएस सर्वर को ओपन करते हैं, इंस्टॉलेशन का आपको सिंपल पता है, रोल सर्वर मैनेजर में रोल में जाके आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हम जाके एक नई जोन बनाएंगे। हमारी कंपनी क्या थी, www.techlinks.com, ये हमारा सर्वर है और कंपनी हमारी techlinks.com है, जो हमने रजिस्टर्ड की हुई है। जब रजिस्टर्ड की हुई है इसका मतलब उसका डीएनएस सर्वर भी होगा, और उसका डीएनएस सर्वर लगाने का रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। तो उसका डीएनएस सर्वर मैंने अपने ही नेटवर्क पे या कहीं पे एक मशीन परचेज की, मशीन होस्ट की, उसके ऊपर जाके मैंने डीएनएस इंस्टॉल किया, उसके ऊपर जाके मैंने उसकी जोन क्रिएट करनी है, उसकी डेटाबेस होस्ट करनी है। मैंने कहा कि न्यू जोन राइट क्लिक करके नेक्स्ट किया। आगे जाके बताऊँगा ये एक्टिवेट इंटीग्रेटेड है कि नहीं, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है करने की। अगर ये मशीन डोमेन कंट्रोलर होगी तो इस पर ये वाली ऑप्शन आ रही होगी, अदरवाइज ये ऑप्शन ग्रे आउट होती है। ये मशीन अगर डोमेन कंट्रोलर ना हो, तो डोमेन कंट्रोलर होगी तो ज़ाहिर सी बात है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होगी। तो फिलहाल मैं प्राइमरी जोन करता हूँ। ये क्या लिखा है, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर। प्राइमरी कॉपी का मतलब क्या है, इस सर्वर के ऊपर मैं डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ। आगे जाके एक अलग से टॉपिक है प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन के ऊपर, कि आप 2 सर्वर बनाते हो, एक के ऊपर उसकी प्राइमरी जोन बनती है, एक के ऊपर सेकेंडरी जोन बनती है। तो प्राइमरी के ऊपर जितनी चेंजेस जाती है वो सेकेंडरी पे जा रही होती है। प्राइमरी जोन का मतलब क्या है, राइटेबल जोन। आपने राइटेबल डेटाबेस बनानी है,
सेकेंडरी करेंगे रीडेबल डेटाबेस बनेगी आपकी, ये फॉल्ट टॉलरेंस के लिए यूज़ होती है। हाँ जी, तो हमने इस टाइम राइटेबल डेटाबेस बनानी है, वो हमारे पास एक ही सर्वर है तो हमें प्राइमरी ही जाने देना है इसको। नेक्स्ट किया, जब हमें सेकेंडरी सर्वर लगाना होगा फेल एवर के केस में, तो फिर सेकेंडरी जोन हम एक नया सर्वर करके करेंगे। हो सकता है ना यहाँ पे आके मेरे पास एक ही डीएनएस सर्वर था और रजिस्ट्रार के ऊपर मैंने वही रजिस्टर्ड किया हुआ था और मेरा डीएनएस सर्वर क्रैश कर जाता है। तो जब मेरा डीएनएस सर्वर क्रैश कर जाता है, यहाँ पे बाहरी दुनिया में बैठे हुए इंटरनेट पे यूज़र मेरी वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नेम रिजोल्व ही नहीं होगा, वेबसाइट एक्सेस ही नहीं होगी। तो बेहतर क्या था, आप 2 डीएनएस सर्वर लगाते, दोनों के दोनों को रजिस्टर करते रजिस्ट्रार की पैनल में जाके, कि इन केस एक डाउन होता रिक्वेस्ट दूसरे पे चली जाती है आपकी। समझ लगी इस बात की? तो सेकेंडरी जोन वहाँ पे यूज़ होता है। एक बात और याद कि मैंने बताया था डीएनएस पे जो डेटाबेस है, डीएनएस की दुनिया में जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है किसी दूसरे सर्वर के पास नहीं है, अगर मेरी कंपनी के जितने वेब सर्वर हैं या पब्लिक सर्वर है सबकी इंफॉर्मेशन मेरे सर्वर के पास पड़ी हुई है, अगर ये मेरा सर्वर डाउन हो जाता है तो दुनिया का कोई भी ऐसा सर्वर नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा सर्वर नहीं हो सकता जो मेरी वेबसाइट की आईपी एड्रेस बता दे। तो अगर डीएनएस में एक डीएनएस सर्वर डाउन हो जाता है डीएनएस की दुनिया में किसी कंपनी का, इसका मतलब है डीएनएस की दुनिया में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिस है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस है जो कोई दूसरा डीएनएस सर्वर नहीं बता सकता। ठीक, ये बात समझ लगी है? हाँ जी, हाँ जी। अगर मेरा डीएनएस सर्वर डाउन है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरी दुनिया का कोई डीएनएस सर्वर इसका आईपी नहीं बता सकता। आगे रखे कैशे का बताऊंगा, कैशे का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। लेकिन अथॉरिटेटिव सर्वर मेरा सर्वर था वो क्रैश है, तो बेहतर क्या था आप 2 डीएनएस सर्वर लगाएं, रजिस्ट्रार के पास जाके दोनों रजिस्टर्ड करें, इन केस एक डाउन होता है तो आपका दूसरा सर्वर नेम रिजोल्व करवा रहा होगा। फिलहाल हम एक ही कार्ड हैं क्योंकि स्टार्ट किया, प्राइमरी जोन किया, नेक्स्ट किया फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन में। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है, जब आपने नेम दो और आपको आईपी बताया, डीएनएस आईपी बताए, उसे कहते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन। एक होती है रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन होती है आप आईपी दो डीएनएस सर्वर को तो नेम बताओ। ऐसा क्योंकि डीएनएस मैंने बताया दोनों कथन के काम करता है, नेम दो आईपी बताए, आईपी दो नेम बताए। तो यूजुअली हम डीएनएस का जो प्राइमरी पर्पस है वो नेम रेजोल्यूशन ही है, आप नेम दो आईपी बताएं। तो फिलहाल हम प्राइमरी जोन क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे एक बात यार कि जोन नेम वो आएगा जो आपकी डोमेन नेम है। हमारा डोमेन नेम क्या है? techlinks.com। नेक्स्ट किया। अब ये बताता है कि इस नाम से फाइल सेव हो जाएगी, सी में है विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस के फोल्डर, उसके अंदर ये फाइल सेव होगी, .dns उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल है आपके पास वो अपलोड भी करवा सकते हो यहाँ पे माइग्रेशन के लिए, कि एक डीएनएस सर्वर से आपने बैकअप उठाया वो फाइल आप यहाँ पे लोड करवा दो दोबारा। फिलहाल हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं, वो फाइल कहाँ जा रही है वो बता रहा है, सिस्टम 32 डीएनएस के अंदर जा रही है, फाइल सेव होगी। जितने के जितने इन्फॉर्मेशन आपकी ऐड होगी इस फाइल के अंदर, अगर ये फाइल करप्ट है आपकी तो आपकी पूरी की पूरी डेटाबेस करप्ट है। बेसिकली ये फाइल एक डेटाबेस का काम कर रही है। अगर ये फाइल एक टेक्स्ट फाइल है सिंपल, नोटपैड में ओपन हो जाती है, आप इसको ओपन करें उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर ही बेसिकली चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट किया। अब यहाँ ये पूछता है ये अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनामिक अपडेट्स। इसका मतलब है कि क्योंकि मैं एक्टिव में सेव नहीं करवा रहा इसलिए ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। इसके ऊपर अलग से मैंने बताया है डायनामिक अपडेट्स क्या है, वो वीडियो देखोगे आपको क्लियर होगा। फिलहाल इतना बता देता हूँ, बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर का मतलब क्या है, ऐसी मशीन जिन्होंने डोमेन ज्वाइन की हुई है वो सिक्योर में है। नॉन सिक्योर का मतलब ऐसी मशीन जो वर्क ग्रुप में है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो, कि आपके नेटवर्क में किसी मशीन को आईपी मिलता है वो ऑटोमेटिकली अपना आईपी रजिस्टर कर देते हैं डीएनएस के अंदर आके। फिलहाल हम डीएनएस सर्वर को एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से पढ़े हैं, तो हमने पहले मैनुअली देखेंगे मैनुअली एंट्रीज किस तरह की जाती है डीएनएस के अंदर। तो मैं कहता हूँ डू नॉट ऑटोमेटिकली डायनामिक अपडेट। इसका मतलब कि डीएनएस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, हमेशा स्टैटिक एंट्री करनी पड़ेगी, वो एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा। तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसे फिनिश किया कर दिया इसे। ये जोन आ गई मेरे पास techlinks.com के नाम से। अब techlinks.com मेरे पास मेरी कंपनी थी, मैंने अपनी कंपनी का अपना डीएनएस सर्वर लगा लिया। अब मैंने एक वेबसाइट थी, वो वेबसाइट मैंने अपनी सॉरी डोमेन नेम था वो रजिस्टर कर लिया, रजिस्टर करके मैंने होस्टिंग भी ले ली। अब मैंने होस्टिंग भी ले ली तो आप मुझे ये बताओ एसन, इसके ऊपर मेरी डोमेन ओपन होनी चाहिए, techlinks डोमेन रजिस्टर्ड है मेरी और उसमें इसका डीएनएस का एड्रेस है। इस टाइम उसके अंदर जो रजिस्ट्रार के अंदर डीएनएस मैंने पॉइंट किया हुआ है वो मेरा पब्लिक डीएनएस पड़ा हुआ है, वो पॉइंट हुआ है।
तो क्वेश्चन, और पब्लिक को इसका एड्रेस पता है? हाँ इस मशीन को पहले करते हैं, इस मशीन पे इंटरनेट चला लेते हैं, जो वैलिड गेटवे हमारा वो यहाँ पे पॉइंट कर लेते हैं। बल्कि अभी एक चीज़ स्किप किया, मैंने बताया था कि इस डीएनएस सर्वर को रूट हिंट का पता है। वो कैसे पता होता है? आप प्रॉपर्टीज़ में आए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, रूट हिंट्स। तो ये देखो, ये 13 रूट हिंट सर्वर आ रही हैं, उनके IP एड्रेसेस आ रहे हैं आगे, ये नाम आ रहे हैं उनके ABCD से। तो इनको इस रूट हिंट का सर्वर का पता है, जो सा सर्वर इसको करीब पड़ता है या किसी भी एक इनमें से किसी एक सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट भेज देगा। इन सारे के सारे DNS सर्वर के ऊपर डाटाबेस सेम पड़ी हुई है, सारी की सारी टॉप लेवल की डोमेन की इन्फॉर्मेशन इस सर्वर के पास पड़ी हुई है। इस सर्वर के पास जो डाटाबेस है, जितनी टॉप लेवल डोमेन है उसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी है। यानी कि इनमें से किसी भी सर्वर के पास अगर रिक्वेस्ट चली जाए तो वो आपको फॉरवर्ड कर सकता है जो भी टॉप लेवल डोमेन है उसके DNS सर्वर की तरफ। तो रूट हिंट के एड्रेसेस ये, अगर आप ये रिमूव कर दें सारे के सारे एड्रेसेस, तो आपका DNS सर्वर फॉर ये DNS रूट हिंट पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। तो एक फॉरवर्डर का कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्डर पे जा सकती है, लेकिन फॉरवर्डर कोई ऐड नहीं है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट ने रूट हिंट पे जाना है आपका। अभी क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रार के अंदर जाके मैंने कहा कि मैंने DNS रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, तो फिर तो नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कर दूं, यहाँ पे आके techlinks.com को एक्सेस करते हैं, आपने फिर वो कैशे का कॉन्सेप्ट बताया? नहीं कैशे का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, ये भी ये बात समझो। मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट, अभी तो ओपन होगी। कौन चाहिए? पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मैं बताते हैं सिक्योरिटी इसकी इन्हांस होती है, इसको डिसेबल करते हैं, ये हमें तंग करती रहेगी। ये बात समझ नहीं अभी जो मैं बताने लगा हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है थोड़ी सी। सर्वर मैनेजर में मैं आ जाता हूँ, लोकल सर्वर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है, सर्वर ओएस के ऊपर कि आई की सिक्योरिटी इन्होंने इंक्रीज़ की होती है, मतलब कि हर वो साइट जो ट्रस्टेड साइट में आके आपने ऐड की हुई है वो आपकी ओपन होगी, अदरवाइज आपको उसको अलाउ करना पड़ेगा ट्रस्टेड साइट में। तो ये ऑन है, इसको मैं ऑफ करवा देता हूँ। इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे फ्लो समझना है आपने, मैं दोबारा से डायग्राम नहीं कर रहा हूँ, ये फ्लो आपने बताना है। समझ लग गई? ये बता, इसका मतलब DNS समझ लग गया। अभी ये समझो हम एक कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कंपनी के अंदर ये DNS, ये मेरा क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। ये लगा हुआ है DNS सर्वर। इस DNS सर्वर का एड्रेस मैंने जाके क्लाइंट को पॉइंट कर दिया, ये DNS है। ठीक हो गया। यहाँ पे किसकी डेटाबेस पड़ी हुई है? techlinks.com। techlinks.com की। मैं वेबसाइट कौन सी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये यूज़र वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ techlinks.com। अब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कौन सी पड़ी हुई है, इसके DNS सर्वर में एड्रेस कौन सा आपने ऐड किया हुआ है, इसका जो भी IP एड्रेस है इधर लोकल तो ओपन हो जानी चाहिए वेबसाइट। लोकल हो जानी चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि आपके क्लाइंट को DNS का पता है, वहाँ से नेम रेजोल्यूशन होगी। और हाँ बिल्कुल, इसमें तो रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, इसमें तो रजिस्ट्रार का concept- क्योंकि आपका अब क्लाइंट डायरेक्ट आपकी कंपनी के DNS सर्वर पे आ गया। जब इस कंपनी के DNS सर्वर पे आ गया तो डेटाबेस उसके ऊपर तो डायरेक्ट पड़ी हुई थी, तो रजिस्ट्रार आपका, रूट हिंट सर्वर आपका, .com का DNS सर्वर सारा का सारा बाईपास हो गया, यहाँ उन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक हो। ये बात क्लियर हुई है? इंटरनेट पे तो रिक्वेस्ट ने जाना ही नहीं, हाँ जी, इंटरनेट पे तो इंटरनेट पे जाना नहीं, क्योंकि कंपनी का DNS सर्वर भी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है, क्लाइंट भी कंपनी के अंदर पड़ा हुआ है। तो रजिस्ट्रार के अंदर जो मर्जी DNS सर्वर दिया हो, जब उस पर रिक्वेस्ट जानी ही नहीं, क्लाइंट उसको वैलिडेट ही नहीं करना, तो वहाँ जो मर्जी पड़ा हो उसकी परवाह नहीं है इस केस में आपको। अब क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट ने वेबसाइट एक्सेस की www.techlinks.com, जो कहाँ पे पड़ी हुई है, इंटरनेट के ऊपर। ये बात है कि जो इसने वेबसाइट एक्सेस करने, जो हमारा केस है, वेबसाइट इंटरनेट पे पड़ी हुई है मेरी इस सर्वर के ऊपर जो मेरा होस्टिंग प्रोवाइडर है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की DNS सर्वर को, ये डेटाबेस क्लाइंट को मिल गई। जब डेटाबेस मिल गई तो रिक्वेस्ट रूट हिंट पे नहीं जाएगी। रिक्वेस्ट कब जाएगी? जब इसने कहा कि मैंने google.com पे जाना है, उसने कहा कि अच्छा google.com पे जाना, चले तुम रूट हिंट पे चले जो ये रूट हिंट है। अभी रिक्वेस्ट रूट हिंट पे नहीं जानी, कंपनी के DNS सर्वर पे आ गई।
कंपनी के डीएनएस सर्वर पे आगे कंपनी के डीएनएस ने कहा अच्छा www.techlinks.com पे जाना है। अच्छा इसकी डेटाबेस तो मेरे पास पड़ी हुई है। उसने डीएनएस सर्वर ने अपनी डेटाबेस को देखना शुरू कर दिया। डेटाबेस को देखना शुरू कर दिया तो डीएनएस सर्वर, डेटाबेस कहूँ या मैं जोन कहूँ एक ही बात है। तो डेटाबेस को डीएनएस सर्वर ने देखना शुरू किया तो इसके अंदर तो रिकॉर्ड ही नहीं पड़ा हुआ। तो वेबसाइट ओपन होगी, मैं इसको पिंग करके दिखाता हूँ। techlinks.com रिजोल्व ही नहीं हो रहा। ये लो, क्यों नहीं हो रहा रिजोल्व? क्योंकि डेटाबेस मिल गई। जब डेटाबेस मिल गया तो रिक्वेस्ट ने रूट हिंट पे नहीं जाना। अब ये मसला हल करवाओ मुझे। यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे। एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। इसे कहते हैं कि डीएनएस स्प्लिट ब्रेन। कि आपका एक डीएनएस पब्लिक था, एक लोकल डीएनएस था, और आपने दोनों पे सेम डोमेन को होस्ट कर दिया। यानी कि सेम डोमेन होस्ट करने का मतलब है सेम डेटाबेस या सेम नेम से जोन क्रिएट कर दी। तो डीएनएस का कुछ हिस्सा पब्लिक पड़ा हुआ है, कुछ लोकल पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड किसने ऐड होगा, उसका मैं पब्लिक एड्रेस यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से तो मुझे आईपी मिल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर मेरा डीएनएस मिला है बेसिकली पब्लिक। यहाँ पे वो ये मेरा रजिस्ट्रार है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ये वाला मैं डीएनएस यूज़ कर रहा हूँ रजिस्ट्रार का। यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, ये बाहर है कंपनी से बाहर। इस पे डीएनएस दूसरा मिला हुआ है, एक ऐसा डीएनएस सर्वर जो डायरेक्ट इसको पॉइंट नहीं कर रहा। तो रूट हिंट से होते हुए रिक्वेस्ट यहाँ पे जब जाएगी, रिक्वेस्ट यहाँ पे रहेगी, मेरी वेबसाइट ओपन नहीं हो जाएगी। उसकी वजह ये कि मेरा एक डीएनएस सर्वर ये लगा हुआ है, एक मेरा डीएनएस सर्वर ये लगा हुआ है। ये मेरा लोकल डीएनएस सर्वर है, ये मेरा पब्लिक डीएनएस सर्वर है। एक चीज़। दूसरा, हाँ, अगर मैं चाहता यही डीएनएस मेरा लोकल हो यही पब्लिक हो, फिर इसके ऊपर मैं एक पब्लिक आईपी देता। मैं अपने रजिस्ट्रार को जाके कहता यार अब तुमने अपना डीएनएस सर्वर ना यूज़ करो, मेरी कंपनी के अंदर एक डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ यही यूज़ करो, यही पब्लिक है मेरी बाहर की दुनिया के लिए। तो फिर उमर भाई ये जो हमारा इंटरनल होना था, ये बाकी सारे भी रिकॉर्ड जो था वो नेम रेजोल्यूशन उसके लिए कर सकता है ना? बिल्कुल, लोकल के लिए भी कर सकते हैं। जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे चल रही है वो उसके लिए भी रेजोल्यूशन करेगा। जो बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया के लिए जब उसने एक्सेस करना है वो रजिस्ट्रार के पैनल पे रहेगा, या जो भी टॉप लेवल डोमेन उसके डीएनएस के अंदर, उसके अंदर हमारा ये इन्फॉर्मेशन ऐड, यही डीएनएस हमारा बाहर की दुनिया को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमारे सर्वर्स के लिए, और इंटरनल क्लाइंट्स उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो यही डीएनएस आपका पब्लिक भी हो सकता है, यही डीएनएस आपका सिर्फ लोकल भी हो सकता है, यही डीएनएस एट द सेम टाइम पब्लिक लोकली दोनों का काम भी कर सकता है। अब यहाँ पे बताओ, ये मेरा पब्लिक डीएनएस था, उसकी क्या थी चीज़। जब यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, मैं क्लियर करता हूँ दोबारा से, ये डीएनएस सर्वर एक लगा है मेरा, ये मेरा पब्लिक डीएनएस सर्वर है। इसके अंदर जाके इन्फॉर्मेशन ऐड थी कि www.techlinks.com पे जाना है, ये मेरा वेब सर्वर है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे एक यूज़र है, इसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट आ गई आपके यहाँ पे सर्वर के ऊपर टॉप लेवल डोमेन को। उसने कहा कि कंपनी का डीएनएस सर्वर भी ये रजिस्ट्रार है, उस वहाँ पे चले जाओ। रजिस्ट्रार के पास आई, रजिस्ट्रार ने कहा अच्छा ये वेब सर्वर पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पे चले जाओ। अब जब ये बात है कि जब कंपनी के अंदर बंदा बैठा हुआ है, ये बात देखिए कितनी अजीब है कि बाहर की दुनिया का बंदा, इंटरनेट पे बैठा हुआ बंदा आपकी कंपनी के वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है, जबकि कंपनी के अंदर बैठा हुआ बंदा कंपनी के वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि आपका एक डीएनएस ये था, आपका एक डीएनएस ये था, डीएनएस का ब्रेन आपने स्प्लिट कर दिया। तो ये इसका इशू कैसे रिजोल्व होगा। एक एंट्री आपकी यहाँ पे ऐड होगी www.techlinks.com के अगेंस्ट, यहाँ पे ऐड होगी क्यों, ताकि बाहर की दुनिया के बंदे एक्सेस कर सके। यहाँ पे एंट्री ऐड होगी ताकि कंपनी के अंदर के बंदे एक्सेस कर सके। ठीक हो गया। तो अब ये बात समझो, ये चीज़ कि अगर मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी का नाम, एक्टिव डायरेक्टरी वाली डोमेन का नाम भी मैं techlinks.com रख देता, तो यहाँ पे मेरी ये वाली डोमेन है, ये techlinks.com पहले से ही आनी थी। ऐसे ही है ना, तो पहले से आनी थी, तो मुझे ये वाला इशू नहीं आना शुरू हो गया। एक एंट्री यहाँ करनी पड़ी है, एक एंट्री यहाँ पे करनी पड़ रही है। तो ये ओवरहेड नहीं थोड़ा सा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, दो एंट्रियाँ करनी पड़ रही हैं। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, डॉट लोकल के नाम से रख दिया था। क्यों, जब यहाँ पे वेबसाइट ये एक्सेस करेगा www.techlinks.com की रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, इसी डीएनएस के पास। अब ये तो डोमेन नेम डिफरेंट है, .com और .local था हमारा, वो तो डिफरेंट डेटाबेस है। तो अब वो कहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी,
रूट हिंट पे, रूट हिंट से फिर वही सारा प्रोसेस चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगी वो रिक्वेस्ट, फिर मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी देखो मैं क्या काम करता हूँ, एक मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। ये देख चीज़ देखो, मैं .com को जाता हूँ तो मुझे हमने बनाई नहीं सेट, मैं डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। मेरी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ। इंटरनल के लिए तो नहीं, मतलब पहले भी नहीं होनी थी, अब भी नहीं होनी सर अब होगी, अब क्यों नहीं होगी? नहीं, आप इंटरनल है ना, मैं अंदर बैठा हूँ, अब मैं वेबसाइट को एक्सेस करूँगा, अब होगी। आप लोकल को करेंगे कि .com को .com वाली मैं वेबसाइट को एक्सेस करूँगा ना। क्योंकि आप वो बाहर चली जाएगी। आप बाहर चली जाएगी, क्यों चली जाएगी? जब डीएनएस के पास खुद वो डाटाबेस नहीं थी, उसको पता है मेरे पास डाटाबेस तो नहीं है, तुम ऐसा करो रूट हिंट से जाके पूछो। तो अब वेबसाइट करते हैं, वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इसकी वो कैशे में आ गया बेसिकली रिकॉर्ड। पहले तो नेम रिजोल्व करवा के देखते हैं, पिंग करते हैं, पिंग होती है। पिंग आ गया, वो बेसिकली हमने जोन वहाँ पे क्रिएट कर दी हुई थी, वो उसी को उठा रहा था, अपडेट नहीं हुआ था। तो वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, और ये वेबसाइट ओपन हो गई है। उसकी रीज़न क्या है? मेरी कंपनी के सर्वर पे रिक्वेस्ट आई तो डाटाबेस ही नहीं थी। हाँ, लेकिन अगर मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वाली डोमेन का नाम भी यही नाम दे देता तो फिर मुझे इशू आ जाना था। फिर क्या करना था मुझे, यहाँ पे अपनी जो कंपनी के जो पब्लिक सर्वर्स हैं उनकी एंट्री करनी पड़नी थी। ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से मैं जोन क्रिएट करता हूँ। अब वेबसाइट ओपन ही होनी चाहिए। कैशे में आईपी आ गया होगा, मैं कैशे से आईपी को रिमूव करवा लेता हूँ। इसके बाद वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं, पिंग करवाते हैं। अब वेबसाइट ओपन ही होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि लोकल से चेक करेंगे। अब लोकल डाटाबेस पे जब आएगा, लोकल डीएनएस पे आएगा, लोकल डीएनएस पे डाटाबेस मिल जाएगी, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्ड साइन ही नहीं होगा, लॉगिन ही नहीं होगा। ये बेसिकली कैशे में आ गई। इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, ब्राउजिंग हिस्ट्री। ठीक है, पिंग नहीं हमारा हो रहा, ये ब्राउजर की कैशे में वेब पेज आ गया है। ये देखो नेम रिजोल्व नहीं है। दोबारा से इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। ठीक है, वेबसाइट ओपन ही हो रही। इसका मतलब रिक्वेस्ट, अब एक बात याद रखनी है, ये यही डीएनएस सर्वर है, यही मशीन मेरा डीएनएस क्लाइंट है। ठीक है, क्योंकि जब इसने नेम रिजोल्व करवाना है इस मशीन ने, इसने रिक्वेस्ट किसको देनी है? बेसिकली अपने आप को ही दे देनी है, क्योंकि इसके ऊपर डीएनएस सर्वर भी चल रहा है। इसने अपने आप को रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। तो यही कंसेप्ट आपके रिमोट क्लाइंट के लिए भी होगा। इसी टाइम उसी मशीन को यूज़ करो, इसके साथ भी यही सेम केस हो रहा होगा। तो एक मशीन सेम टाइम पे डीएनएस सर्वर, डीएनएस क्लाइंट दोनों का काम करेगी। जब ये रिजोल्व करके नेम देगी ये सर्वर है, जब ये सेंड करेगी रिक्वेस्ट अपने आप को, अपने आप पे पड़ी हुई डीएनएस सर्विस को, तब ये क्लाइंट का काम कर रही है। तो अभी इसका इशू कैसे फिक्स होगा? यहाँ से मैंने नेम देखा, सॉरी आईपी देखा, इस वेबसाइट का आईपी मैंने उठा लिया यहाँ से। अब ये ऐसे चलेगा, www का रिकॉर्ड मैंने ऐड किया, आईपी क्या है इसका, आईपी एड्रेस मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जो नेम को आईपी में, जो डिफरेंट टाइप्स के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, जो नेम को आईपी में रिजोल्व करते हैं उसे कहते हैं होस्ट ए रिकॉर्ड। और 888 टेट्रा ए वाला आ गया, इसका मतलब आईपी वर्जन 6 का अगर आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है। फिलहाल मैंने कहा www, मैंने जैसे ही लिखा वो ऑटोमेटिकली techlinks.com इसके साथ अपेंड हो गया। तो ये डोमेन नेम था, इसने तो अपेंड होना ही होना है। ये आपके पास होस्ट नेम आ गया, यहाँ पे आईपी एड्रेस में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको ओके कर दिया, रिकॉर्ड एडिट डन। आप पिंग करवा के देखते हैं। ठीक है, अब आ गया रिकॉर्ड। अब मैं वेबसाइट ओपन करूंगा तो वेबसाइट ओपन होनी चाहिए, तो वेबसाइट ओपन होगी। देखो लोकल डाटाबेस एक ये बताने का इतना मकसद था, 2 लाइन में डिफाइन करूं समरी जो अभी तक पढ़ा है, कि अगर तो डाटाबेस मिल जाए तो उसी डाटाबेस में चेक होगा, चाहे रिकॉर्ड ना पड़ा हो तो रिक्वेस्ट रूट हिंट पे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस डीएनएस सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई
उसने कहा अच्छा www.techlinks.com पे जाना है, और इसके पास उसकी डाटाबेस भी पड़ी हुई थी, उसने डाटाबेस में चेक किया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि डाटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है तो वो रूट हिंट पे भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तो डाटाबेस पड़ी हुई है और उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ तो रूट हिंट पे आपकी फॉरवर्डिंग नहीं होनी। रूट हिंट पे फॉरवर्डिंग हमेशा कब होगी, अगर वो डाटाबेस इस सर्वर पे होस्ट नहीं है। ठीक हो गई, ये बात क्लियर हो गई है। बाकी अब कल का है ना बाकी करेंगे अब कल ही।